हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। आपका हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2024-25 के लिए, क्योंकि पिछले बैच जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब 2024-25 के लिए आपका क्या सिलेबस होने वाला है। अगर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ले रखा है, राजनीति शास्त्र, तो इसका सिलेबस क्या होने वाला है सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया ना कि हमें सिलेबस में क्या चीज पढ़नी है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस किस तरह से आपको आगे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक्स आपके आगे कवर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस देखने वाले हैं कि नया सिलेबस क्या होने वाला है। तो ये रहा आपके सामने सिलेबस। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसका जो पूरा पेपर है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान और भारत में होने वाले आंदोलन। कि अभी तक भारत में कितने आंदोलन हुए हैं राजनीतिक रूप से भारत को आजादी दिलाने के लिए, और भारत का संविधान किस किस तरह से डेवलप हुआ, कौन कौन सी चीजें कौन से कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया, वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो आपका पहला यूनिट होने वाला है ना, वो पहला यूनिट है वर्थ, ग्रोथ एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। हमको पढ़ना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका जन्म कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुई और राजनीतिक प्रवृत्ति क्या रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। क्योंकि पहला जो हमारा पार्ट है ना, जो पूरे यूनिट का, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे, कैसे थे, वो सारा कुछ हमको समझना है। तो पहले यूनिट में हमको पढ़ना है कि इसका जन्म कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ। मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, तो राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो अपने पूरे देश को किसी जो बाहर के औपनिवेशिक कब्जा है उससे छुड़ाने के लिए जब हम कोई आंदोलन करते हैं जो पूरे राष्ट्र के बेस पे होता है ना, उसको राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ और फिर धीरे धीरे इसकी वृद्धि कैसे हुई और पॉलिटिकल ट्रेंड्स किस तरह से रहे भारतीय मूवमेंट्स को लेकर के, कि भारत में जो भी आंदोलन हुआ उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स को फॉलो किया गया, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। जैसे अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म की बात किया जाए ना, कि भारत में एक बार भारत को आजादी दिलाने के लिए सबसे पहली बार फाइट कब किया गया, तो 1857 की क्रांति आपको याद होगी, वहीं से स्टार्ट होता है जन्म। तो पहले यूनिट में हमको वही पढ़ना है, 1857 की क्रांति क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका बर्थ कैसे हुआ, क्या होता है राष्ट्रीय आंदोलन, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है। तो पहले यूनिट में हम ये पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो आपका यूनिट है ना, इस सेकंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं। दूसरा पार्ट है ना हमारा भारत का संविधान। तो संविधान को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस रहे हैं, संवैधानिक विकास के चरण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा है जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट है आपका फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप, भारतीय संविधान के पीछे कौन सा फिलॉसफी काम करता है, कौन सा दर्शन काम कर रहा है, उसके बारे में हमको डिस्कस करनी है। और हमारा भारतीय होने का जो सिटीजनशिप है, एक नागरिकता कि हम भारत के नागरिक हैं, वो कौन कौन सी चीजों पर डिफाइन होता है, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट में। तो ये सब सेकेंड यूनिट में डिस्कस होगा। थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। अगर हम भारत के नागरिक हैं, सेकंड यूनिट में हमने पढ़ लिया कि भारत का नागरिक अगर हम हो रहे हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना और क्या चीजें हमें भारत का नागरिक बनाती हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम भारत के नागरिक हैं तो इस भारत में रहते हुए हमारे पास क्या अधिकार हैं, मौलिक राइट्स क्या हैं हमारे, फंडामेंटल राइट्स, और हम अगर भारत में रह रहे हैं तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें क्या चीज ड्यूटीज निभानी होती हैं, हमारे लिए क्या ड्यूटीज हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में। एंड नेक्स्ट हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि एक राज्य किस तरह से चलेगा। जैसे हमारा भारत है, हमारे भारत का विदेशों से भी कई सारे कॉन्टैक्ट हैं, हर देश से अपनी एक संधि होती है कि हाँ इस देश की ये चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट होंगी, इंपोर्ट होंगी, किस तरह से कौन सा कनेक्शन रहेगा, वो सारा कुछ आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं किसमें, यूनिट नंबर 3 में। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 4 में हमको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, प्रोसेस ऑफ फंडामेंट्स। ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। क्या कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके बीच में संघर्ष क्या रहा है। कि जब फंडामेंटल राइट्स बताया गया संविधान के अनुसार कि भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को ये फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स जब दिया गया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बताया गया कि राज्य का
एक व्यक्ति पर क्या अधिकार है। अगर आप किसी स्टेट में, किसी राज्य में रह रहे हो, किसी देश में रह रहे हो, तो उस देश का भी आप पर एक अधिकार होता है, आप वहां के एक नागरिक हो, तो आपके राइट्स दिया गया और अधिकार दिया गया राज्य को भी। तो इन दोनों अधिकारों के बीच में कई बार फाइट हुआ कि राज्य ने अपने अधिकारों का जब उपयोग किया तो सिटीजन ने अपने राइट्स का वहां पर यूज किया कि संविधान ने हमें ये राइट्स दिया हुआ है। तो कई सारे संघर्ष चलते रहे, उन सारे संघर्षों के बारे में हमको समझना है। एंड नेक्स्ट हमको पढ़ना है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल्स, संशोधन की प्रक्रिया क्या रही है। जैसे भारतीय संविधान बना, अब हमारे भारत का संविधान 1950 में ही बन करके रेडी हो गया है, 26 जनवरी को पहली बार लागू किया गया 1950 में, और इसके बाद इसमें कई सारे संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत थी कि हमारा संविधान तो बन गया, उस समय के अकॉर्डिंग चीजें ठीक थी, परफेक्ट थी, उन्होंने अपने हिसाब से बना दिया, बट आज के टाइम पे अगर उनमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, तो उस चेंज को लेकर के जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, किस तरह से कोई रूल अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में हमको बात करनी है। नेक्स्ट है संविधान की बुनियादी संरचना की अवधारणा, कि संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी फंडामेंटल जो एक अवधारणा है कि कैसे कैसे संविधान बनेगा, इनके लिए कई सारे कंट्रीज से चीज़ों को अडॉप्ट किया गया, अलग अलग कंट्रीज से, कि वहाँ से ये रूल अच्छा है। जैसे किसी भी देश का कुछ रूल है, तो हम जब उस देश के संविधान को देखते हैं यार ये चीज़ ठीक है यहाँ की, तो वहाँ से हमने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। ऐसे कई सारे कंट्रीज से चीज़ें अडॉप्ट हुई हैं और भारतीय संविधान में उनको एक साथ रखा गया है। तो भारतीय संविधान के बनने के पीछे संरचना की अवधारणा क्या थी, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। टोटल आपके 8 यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट्स ये हैं, 4 यूनिट्स हम आगे चलो देखते हैं। एंड 5th यूनिट है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। इसमें प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पीएम, लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, ये सारे लोगों के बारे में हमें समझना है कि ये क्या है, इनकी अपनी अथॉरिटीज क्या है, पावर क्या है, ये सब समझना है। तो हमको पढ़ना है इसमें संघ कार्यपालिका कि केंद्र के स्तर पर क्या चीजें होती हैं, किस तरह से कार्यपालिका वर्क करती है पूरे सेंटर में हमारे, एंड विधायिका किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। इसमें हमको पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसकी शक्तियां क्या है और उसके कौन से कार्य हैं और उसके बनने की प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति की, ये पढ़ना है। मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है कि कैबिनेट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमको पीएम के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा क्या होते हैं, इनके बनने का, इनका सदस्य बनने का, इनके इन तक पहुंचने का, लोकसभा तक कोई कैसे पहुंचता है, राज्यसभा तक कैसे पहुंचता है, उन सभी के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, ये सारा कुछ हमको यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है। अपने आप में काफ़ी लंबा ये सारे यूनिट्स हैं, तो इनमें कई सारे क्लासेज आपके होने वाले हैं। जैसे पूरा टोटल 8 यूनिट्स में है, लेकिन अगर इनको हमको क्लासेज में करना हो तो मिनिमम 50 क्लासेज होने वाले हैं आपके इसके। 6th यूनिट है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। अब इसमें हमको पढ़ना है राज्य की जो कार्यपालिका और विधायिका है। अभी हमने 5th यूनिट में हमको पढ़ना था क्या, स्टेट की, सेंटर की कार्यपालिका और विधायिका। इसी तरीके से आपको एक एक स्टेट की अपनी अपनी जो है विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, तो इनकी कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है एक स्टेट की, उसके पावर्स क्या है, शक्तियां क्या है, फंक्शंस क्या है, कार्य, एंड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, वो दोनों एक दूसरे की किस तरह से उनके कार्यों में हेल्प करते हैं, ये सारा कुछ हमको पढ़ना है इसमें। एंड आगे आपको पढ़ना है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ये कैसे बनते हैं, इनके सदस्य कैसे बनते हैं, इनका कार्य क्या होता है विधायिका और कार्यपालिका में, ये सारा कुछ यूनिट नंबर 6 में हमको पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में क्या पढ़ोगे आप, इसमें पढ़ना है आपको जुडिशरी सिस्टम, जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम किस तरह से वर्क करती है। चाहे इसमें आपका पढ़ना है कंपोजिशन एंड पावर्स के बारे में। कंपोजिशन एंड पावर्स मीन्स कि इसकी संरचना कैसे हुई है, जो भी जुडिशरी हमारी बनी हुई है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग है। जैसे आपके अपने इलाके में आपकी एक न्यायपालिका होगी, आपके एक थाने के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, फिर स्टेट के अकॉर्डिंग, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो ये जो भी कंपोजिशन इनका हुआ है, किस तरह से हुआ है, एक एक जो जुडिशरी है उनके पावर्स क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, ये पढ़ना है आपको। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में और जिला न्यायालय के बारे में कि इनकी संरचना, इनकी शक्तियां और इनका क्षेत्राधिकार ये क्या है, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। मतलब इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो भी है पूरा, वो हमको यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है सेंटर स्टेट रिलेशंस। मतलब केंद्र का और स्टेट का क्या रिलेशन होता है, मतलब जो भी हमारा देश है,
हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, इनका केंद्र के साथ और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका केंद्र के साथ किस तरह से संबंध होता है, वो हमको पढ़ना है कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। तो ये हमको पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ना है, लेजिस्लेटिव पढ़ना है एंड फाइनेंशियल पढ़ना है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासन के रूप में किस तरह से संबंध है कि कौन किस तरह से कार्यपालिका में काम कर रहा होगा, प्रशासन किसके हाथ में होगा। जैसे कि हर एक स्टेट की अपनी एक पुलिस होती है, जिस भी स्टेट से आप होंगे, यूपी के हैं तो यूपी पुलिस होती है, मुंबई के हैं मुंबई पुलिस होती है, हर जगह की अपनी पुलिस है। तो पुलिस किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत। बट जो आर्मी है, जो फोर्स है, वो किसी राज्य की नहीं होती है, वो सेंटर की होती है। तो एक समझौता है कि पुलिस राज्य की होगी, आर्मी सेंटर की होगी। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध क्या है प्रशासन के रूप में? विधायी रूप में, विधायी मीन्स कि जो आपके कानून बनते हैं। अब कानून, कुछ कानून है जो राज्य ही केवल बना सकता है, कुछ कानून है जो केवल केंद्र बना सकता है, और कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें दोनों का योगदान होता है, राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाते हैं। तो ये शक्तियां क्या है, क्या संबंध है? फाइनेंशियल क्या शक्तियां हैं, वो बात करना है। जैसे कि कौन से पद पर बैठे हुए किस व्यक्ति को राज्य फंड कर रहा होगा, किसको केंद्र फंड कर रहा होगा। जैसे कि होता है टीचर्स का, तो कुछ टीचर्स जो हैं, जो टीचर होते हैं जिस भी राज्य में वो टीचिंग कर रहे हैं, उस राज्य का जो गवर्नमेंट होगा, उस राज्य की गवर्नमेंट उसे पे कर रही होगी। बट अगर कोई आईएएस है, आईपीएस है, तो वो किसी भी राज्य के किसी भी जिले में वो जाकर के आईएएस आईपीएस बन रहा है, तो उसकी सैलरी कहां से आएगी? सेंटर से आएगा। तो कौन कहां पर सैलरी पे कर रहा होगा, कौन जीएसटी ले रहा होगा, सेंटर में जीएसटी जा रही है, उसके बाद सीजीएसटी लगती है, जो है एसजीएसटी होता है स्टेट का, तो वो कौन से पैसे को कौन लेगा, किस तरह से वित्तीय सिस्टम काम कर रहा है, वो हमको पढ़ना है इस यूनिट में। उसके बाद पढ़ना है आपको स्पेशल प्रोविजंस ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ट्राइबल एरियाज हैं हमारे, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में, उनके लिए क्या संविधान है, उनके लिए क्या प्रावधान है कि किस तरह से वो रह रहे होंगे, उनके लिए रूल्स किस तरह से अप्लाई होंगे, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। एंड हमको पढ़ना है क्या? कंपोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है भारत का, उसकी संरचना कैसे हुई है, चुनाव आयोग कैसे बनता है, कौन कौन लोग उसमें होते हैं, कैसे उनको वो उस लेवल तक पहुंचते हैं, चुनाव आयोग में काम करने वाले लोग जो हैं उन तक पहुंचने की प्रोसेस क्या है, संरचना क्या है, वो पढ़ना है। चुनाव आयोग की शक्ति क्या है और चुनाव आयोग का काम क्या है, ये हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 8 में। आप देख रहे हो कितना सारा कुछ चीजें आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़नी है। तो ये था हमारा पूरा जो पेपर है, एक तरीके से कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 8 यूनिट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने आपको पूरा पढ़ाया है। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमको समझना है। अब एक एक करके एक एक यूनिट कंप्लीट करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो चैनल से जुड़े रहिए एंड आगे आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, और एक एक करके आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।